మొత్తం ఎక్కడ చూసినా ఫ్లాగ్సే కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు టీఆర్ఎస్ కనిపిస్తే ఇంకోవైపు బీజేపీ తన హవా చూపిస్తుంది. అలాంటి సమయంలో ఒక ఎంపీ మన హైదరాబాద్కి వచ్చారు. यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की भाषा देख रहा था. मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की भाषा बोलेंगे. ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आपको अपनी संयम नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है. मुस्लिम महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया है. दिस इज ऑन रिकॉर्ड. 4 साल में ट्रेनिंग मिलेगी भारतीय सेना से, उसकी 20 लाख रुपए मिलेंगे टोटल, क्योंकि खाना पीना इलाज वगैरह सब तो मुफ्त होता है. और उसमें से 25% को रखा जाएगा. 24 साल की उम्र में इतना सब कुछ किसके पास है आज? आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए. इट्स एन ओपन चैलेंज ऑन टेलीविजन टुडे. ओपन चैलेंज. आप एक उदाहरण कहीं बता दीजिए जहां केंद्र सरकार की योजना किसी के लिए रोकी जा रही हो क्योंकि धर्म कोई और है. ఆయన స్పెషల్గా ఎన్టీవీతో మాట్లాడబోతున్నారు. ఆయన ఎవరో కాదు, మనతో ఉన్నారు రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్. సో వీఆర్ విత్ హిమ్. సో ఆయన గురించి చెప్పక్కర్లేదు. ఆయన ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ నుంచి ఒలింపిక్స్ హీరో నుంచి ఇప్పుడు ఎంపీ. సో హలో सर, हाउ आर यू डूइंग? नमस्कार. अंदर की नमस्कारम. सर कैसा लगा आपको हैदराबाद आकर? आ चुके हो यहाँ पर? हैदराबाद बहुत अच्छी जगह है और ख़ास तौर से यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं. एक स्नेह भाव है, अफेक्शन, और वो उनकी हॉस्पिटैलिटी में दिखता है. मैं जब खिलाड़ी था तब यहाँ आता था और खेल में एक अनुशासन होता है खाने का, लेकिन जब हैदराबाद आते थे तो उनकी बिरयानी और सारी चीज़ें लग जाती थी शूटिंग रेंज के ऊपर. तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है. So when you see this dominant of TRS and MIM which are already existing here, so how do you see the emerging of BJP? देखिए, सबसे पहले तो भारत एक लोकतंत्र है और उसमें अनेकों पार्टीज हो सकती हैं, मल्टीपल पार्टीज हो सकती हैं. दिक्कत वहाँ आती है जब आपका इंटरेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट में बदल जाए. मैं, मेरा परिवार, वहाँ तो दिक्कत है. आप अगर देशवासियों को सोचिए या आप अपने पूरे राज्य के अंदर जो भी आपके नागरिक हैं उनका सोच के अगर काम कर रहे हैं तो फिर आपको होगा कि मेरी ईगो छोड़िए, मैं तो उनके हित के लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ तो मेरी ईगो है. अब मैं कुछ दिनों से यहाँ के तेलंगाना के मुख्यमंत्री की भाषा देख रहा था. मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की भाषा बोलेंगे. ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाता है कि आपको अपनी संयम नहीं है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं है. ऐसा क्या आपके हाथ से छीना जा रहा है जो इतना कष्ट हो रहा है? मुख्यमंत्री ने 9 सवाल पूछे थे मोदी जी से, तो क्या उसके बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? सवाल लोकतंत्र के अंदर जनता पूछती है और कोई भी नागरिक पूछ सकता है. बात जब एक सीएम करते हैं तब सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि आप अगर आपके प्रदेश की जनता का हित सर्वोप्रिय है, मतलब प्रदेश की जनता का हित सबसे ऊपर है, तो आयुष्मान भारत योजना को जो मुफ्त इलाज है उसको क्यों रोका? जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसको क्यों रोका? जो किसान के पास पैसा जाना है केंद्र सरकार से उसको क्यों रोका? एक गरीब आदमी जब अपने बीमारी का इलाज करा रहा हो तो उसमें राजनीति क्यों? किसी को बारिश से बचाना है, धूप से बचाना है, उसके छप्पर हटा के उसकी छत करनी है, उस पर राजनीति क्यों? तो राजनीति बढ़ चढ़कर हो रही है. तो क्या कहीं ना कहीं ये जो 9 प्रश्न उठ रहे हैं ये राजनीति से प्रभावित हैं? तो आपका डाइल्यूट हो जाता है क्वेश्चन, आपकी सिंसेरिटी खत्म है. आप जब इतने डाइल्यूटेड बात कर रहे हैं, आज देखिए जिस कारण से तेलंगाना बना, हम तो उस समय अखबारों में पढ़ते थे, तेलंगाना बनने की बात हो रही थी. सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई तेलंगाना बनने के लिए. 2006 में ही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर दिया था तेलंगाना बनेगा. और भारतीय जनता पार्टी उस समय राजनाथ जी अध्यक्ष थे, उन्होंने जब समर्थन दिया तब एकदम तेलंगाना का जो ये मूवमेंट था और बड़ा हुआ. 2014 में जब ये सरकार आई तो उस समय तेलंगाना बनने का जो कारण था कि पानी, पैसा, रोजगार, उद्योग, ये आज भी कमी है. तो 8 साल में आपने जो प्रॉमिस करा
आपने उस पर डिलीवर नहीं करा। तो वो फ्रस्ट्रेशन, जनता का मोह भंग हो गया। पहले जनता, यहाँ की जनता बहुत सरल है। मैं गांव में गया, लोगों से मिला, बहुत अच्छे लोग हैं, दिल के साफ। बहुत कहाँ ट्रैवल किया आपने और जनता ने क्या बातचीत की आपके साथ? ये मेरे लिए बहुत अच्छा अवसर था। जब हम आमतौर से आते हैं तो हैदराबाद तक सीमित रह जाते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते थे कि हम कोने कोने के अंदर जाएं और 2 दिन तक हम वहीं रहें। तो मुझे भैंसा जाने का मौका मिला। तो निर्मल, भैंसा, ये सारी जगह मैंने सब अलग अलग एसटी, एससी, महिला, किसान, इन सब से बातचीत करने का, यूथ, इन सब से बातचीत करने का मौका मिला। ओवरऑल बहुत सिंसियर लोग जो मेहनत करना चाहते हैं। सरल लोग होते हैं तो विश्वास कर लेते हैं। दिल के जो साफ होते हैं ना, वो चेहरे के पीछे जो चेहरे हैं उनको देख नहीं पाते। अब किस शातिरता से यहाँ पर एक ही परिवार के, मैंने सुना है 4-4 लोग बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं, लेकिन जो बाकी यूथ है, उन तेलंगाना की यूथ में क्या कमी है जो वो आगे नहीं बढ़ पा रहे? एक ही परिवार। क्या सर एजेंडा क्या यूथ के लिए, यहाँ पर क्या करना चाहते हो यहाँ तेलंगाना के यूथ के लिए? यूथ ही भविष्य है। यूथ अगर मजबूत होगा, मजबूत का मतलब होता है आर्थिक रूप से मजबूत, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, शिक्षा होनी चाहिए, बेसिक जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य हुआ, ये सारी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो उनको गारंटीड मिलनी चाहिए। और उसी लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए, ऐसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिससे सर के ऊपर छत ना हो। घर बना के देंगे, और घर बनेगा तो बिजली का कनेक्शन लग जाता है, शौचालय बन जाता है, टॉयलेट बन जाता है, तो आपकी सारी सुविधा वहाँ हो जाती है, गैस का कनेक्शन आपके पास आ जाता है, सारी की सारी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो जाती हैं। और फिर आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज, सड़कें जहाँ जहाँ बनती हैं वहाँ इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट आ जाता है, आर्थिक सशक्तिकरण हो जाता है जहाँ जहाँ सड़कें बनती हैं। और तेलंगाना के अंदर ही केंद्र सरकार ने जब 2014 के अंदर शायद 2500 किलोमीटर सड़कें थी, आज 5000 किलोमीटर सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग जो केंद्र सरकार ने बनाई हुई है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। सो केंद्र सरकार ने पिछले 8 बजटों के अंदर तकरीबन 1,30,000 करोड़ तेलंगाना को दे चुके हैं। तो सेंटर से फंडिंग आ रही है। यूथ को आगे बढ़ने के लिए ये अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए ना। क्या है सर कुछ एजेंडा, क्या है यूथ के लिए? अब मुद्रा योजना है, उसके अंदर लोन्स दिए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया है, 50,000 से लेकर 1 करोड़ तक के लोन उसमें दिए जा रहे हैं। 80% या 75% मुद्रा योजना के अंदर महिलाओं ने लोन उठाए हैं। उसके बाद में जब हम अपनी यूथ को स्किल करेंगे तो दुनिया भर में वो दरवाजे उनके लिए खुल जाएंगे, क्योंकि आज भारत के ऊपर विश्वास है। भारत की स्टेबल सरकार होती है, स्टेबल सरकार है, तो भारत पे पूरी तरह से विश्वास है, इसलिए फंडिंग आ रही है भारत के अंदर। तो भारत के यूथ के लिए आज दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा ना, यूक्रेन और रशिया का जब युद्ध हो रहा था तो वहाँ से हम 26,000 यूथ को बाहर निकाल के लाए हैं। हमारे यूथ हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे देश के हैं, कहीं आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि पहले बड़े बड़ी चोरियाँ होती थी, बड़े बड़े स्कैम्स होते थे। एक ही परिवार दिल्ली का हो वो ले जाता था। यहाँ तेलंगाना के अंदर भी एक परिवार आगे बढ़ रहा है। मेरा कहने का मतलब है, ये जितना पैसा है देश का, ये अगर देश के अंदर वापस देशवासियों के पास नहीं पहुँचेगा, देश में वापस से नहीं इन्वेस्ट होगा, तब तक देश मजबूत कैसे होगा? सर अगर तेलंगाना स्टेट में अगर बीजेपी और आगे बढ़ना चाहती है, कौन है सर सीएम कैंडिडेट? कौन रहेगा फेस ऑफ तेलंगाना बीजेपी की तरफ से? इसका एक प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी में। मुझे समझ में आता है कि आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि जो डायनेस्टिक पार्टी होती है वहाँ तो प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर पता होता है सबको कि सीएम कौन बनेगा। वहाँ तो दूसरे को किसी को मौका नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और उस प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करती है और फिर वो तय करते हैं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और एंड इस डिसीजन के ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे आज आप देखिए, पिछले जो राष्ट्रपति थे देश के, वो एससी समाज से आते थे और उनका कार्यकाल बहुत क्लीन रहा। कोई
कोई कहीं पर कुछ इशू नहीं बना। इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति जो बनाए थे, अब्दुल कलाम साहब, अपने आप में सबसे अच्छे राष्ट्रपति, लोकप्रिय राष्ट्रपति माने जाते हैं, और उनके कार्यकाल के अंदर भी कोई इशू नहीं बना। अब फिर एसटी की, ट्राइबल महिला को, जो अपने आप में बहुत सक्षम है, बहुत अनुभवी हैं, उनको एक अवसर अभी मिल रहा है और मुझे तो लगता है वो राष्ट्रपति बनेंगी। तो कई कारण होते हैं जिनकी वजह से किसी व्यक्ति को आगे लाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की दो सिद्धांत हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बोला कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो आपके यूथ भी इस पे सुन रहे हैं टीवी पे, बहुत सिंपल है। अगर आपके मन में राष्ट्र सबसे पहले है, इंडिया फर्स्ट है, तो आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशन। और एक बार जब भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं, उसके बाद हमारी फिलॉसफी है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय। जो भी पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है, अगर आप उस तक अगर साधन पहुंचा रहे हैं, उसको अगर मजबूत कर रहे हैं, तो उससे जो लाइन में आगे खड़े हैं उनको सबको मिल ही जाएगा। सर, एक डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी जो ऑब्जेक्टिव है सबका साथ सबका विकास, तो वो सब लोगों के लिए, लेकिन जब वोट आता है, जब बोलते हैं कि हम एक ऑब्जेक्टिव ही हिंदुत्व के ऊपर होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुत्व ये अलग है। ये इसलिए हुआ क्योंकि तुष्टीकरण हो रही है लंबे समय से। एक आक्रोश तो होगा एक साधारण इंसान को, हमने क्या गलती करी? पूरी दुनिया के अंदर कोई हमारे लिए जाने की जगह है क्या? कोई देश है जहां हम जा सकते हैं? और जिस देश में है उसी में हमें दबा दो। यह नहीं होना चाहिए। सब बराबर होने चाहिए। कौन सा देश है जहां उस मेजॉरिटी धर्म के लोग बोलते हैं सब बराबर होने चाहिए? मुझे बताइए कौन सा देश है ऐसा? बहुत लिमिटेड है। तो मुझे तो गर्व है, और भारतीय जनता पार्टी को इस बात का गर्व है कि हम सबसे पहले तो ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति जो इस भारत के अंदर है या भारत से कोई भी कनेक्शन रखता है, अगर उसके दिल में भारत फर्स्ट है तो हमारा है पूरी तरह से। होना चाहिए भारत फर्स्ट। अगर आप भारत में हैं, अपनी मातृभूमि के लिए अगर आप काम नहीं कर सकते तो फिर किसके लिए काम करेंगे? जो योजना है वो सबको जाती है। तुष्टीकरण इतने लंबे समय से हुआ, वोट बैंक, कि एक छोटे से तबके का ध्यान रख लो और वहां थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लो, बाकी जाए गो फॉर हाई जंप, क्योंकि वो तो मुझे वोट दे देंगे और 30% वोटों से मैं मुख्यमंत्री या कुछ जो भी बनना चाहेंगे वो लोग बन जाएंगे। ऐसे देश विकसित नहीं हो सकता। और आप और हम कितने सालों के लिए हैं यहां? हवा की तरह झोंका आएगा, एवरीबडी विल डिसअपियर। ये राष्ट्र यहीं रहना चाहिए, हमारी संस्कृति यहीं रहनी चाहिए, हमारी परंपरा, संस्कृति, हमारा इतिहास, हम ये यहीं रहना चाहिए। बिकॉज हमारे से पहले बहुत सी पीढ़ियां हैं जिन्होंने बलिदान दिया है। सो द फ्रीडम टू अस इज नॉट फ्री, मुफ्त का नहीं है। और हमारा जो जीवन भी है वो भी ऐसे ही कहीं उड़ा देने के लिए नहीं है। वी ओ इट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि यहाँ पर जितने हिंदू हैं उतने मुसलमान भी हैं तेलंगाना में, तो इसलिए उनके लिए पूछा था ये क्वेश्चन। स्वागत है, ताकत बनिए ना भारत की, और हैं भी बहुत सी जगह। जब डिवाइड करना शुरू करते हैं, जब तुष्टीकरण करना शुरू करते हैं, समस्या वहां से शुरू होती है। और ये जो हिंदुत्व जो है, ये सरकार की नीतियों से बिल्कुल अलग है। तो इसको मिक्स मत करिए। जहां समानता आने लगेगी, जहां सबको बराबर अवसर मिलना शुरू होगा, सारी चीजें सरल होती जाएंगी। आज देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को वोट दिया है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। और इसलिए दिया है क्योंकि जो उनकी दिक्कतें होती थी उसको किसी ने तो समझा।
किसी सरकार ने, किसी प्रधानमंत्री ने समझा और एक, इवन इफ इट वॉज हार्ड, ही टुक दैट डिसीजन। एंड प्रधानमंत्री जी तो हमेशा कहते हैं ना कि देश के लिए जो ज़रूरी निर्णय होगा वो मैं लूँगा, क्योंकि देश हमेशा रहेगा। और ये जो गिमिक्स होती हैं जिसमें आप यू प्ले टू दी अ सर्टेन सेगमेंट, एक छोटा सा एक वर्ग है उसको खुश करने के लिए आप ऐसी चीज़ें करो जिससे देश को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे मुख्यमंत्री तो सही नहीं है। सर, आप आर्म फोर्सेस से है, आपने भी इतनी मेहनत की है, तो आपको क्या लगता है अग्निपथ स्कीम जो कहीं ना कहीं बैकफायर हुई है? मैं इसको इस तरह से बताता हूँ आपको। 1980 दशक में सेना ने भारत सरकार को कहना शुरू करा कि एक एवरेज एज, औसत उम्र जो एक सिपाही की है, सोल्जर की है, वो बढ़ती जा रही है। 32 साल हो गई है, 32 से आगे बढ़ते बढ़ते 35 की तरफ जा रही है। अब आप बोल सकते हैं कि 35 इज़ नॉट ओल्ड, बट एक्सपीरियंस जो है सेना का वो ये कहता है कि 35 साल का व्यक्ति रिस्क नहीं लेता, ही इज़ रिस्क अवर्स। 21 साल वाला इज़ नॉट रिस्क अवर्स। तो ये भारत की सेना 26 जनवरी पे मार्च करने के लिए नहीं है, ये इस देश के लिए लड़ने के लिए है। एक ऐसी तलवार है, एक ऐसी ढाल है जो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। तो ऐसे में हम सबको सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो आप नहीं चाहेंगे कि मजबूत से मजबूत सेना हो। दूसरी बात, हर कॉरपोरेट, हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूशन चाहता है कि मेरे पास सबसे बेस्ट लोग आए, और उसके लिए आपके कई प्रोसीजर्स होते हैं, एक नहीं दो दो इम्तिहान होते हैं। यूपीएससी के अंदर भी एक प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा। लेकिन साहब सेना के अंदर जैसे ही इंटरव्यू हुआ आप सैनिक बन गए परमानेंट। तो भारतीय सेना ने कहा हमें एक सिस्टम चाहिए जहां पर हम 2 टियर सिलेक्शन हो, एक बार टेस्ट हो, फिर वो आए, अच्छे जो सबसे अच्छे हों वो आए, फिर हम उनको और ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग देने के बाद जो उसमें से बेस्ट होगा वो हम रखेंगे। भारतीय सेना के अंदर बेस्ट से बेस्ट होने चाहिए, आप नहीं चाहेंगे? तीसरी बात, आप और हमने हर कभी ना कभी ये बात जरूर कही है कि भारत के अंदर अनिवार्य होनी चाहिए सेना की ट्रेनिंग, कहा या नहीं कहा? आज हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो भारतीय सेना की बनाई हुई योजना जो उन्होंने 2 साल अध्ययन करके, 2 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने एक नीति बनाई है, एक स्कीम बनाई है, उसको कुछ पॉलिटिशियन 2 दिन में समझ गए, 2 दिन में डाइजेस्ट करके बोल दिया ये तो गलत है। तालियां, कमाल है। वो भी भारतीय सेना की बनाई हुई। आज तक खुले आसमान में सांस ले रहे हो उनकी बदौलत, और आज उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि तुम्हें नहीं पता योजना कैसे बनानी है, हमें पता है। अपना राज्य तो चला लो पहले ठीक तरह से। यहां तेलंगाना के अंदर लोगों को, युवाओं को भड़का रहे हैं। तो सेना ने पूरा अध्ययन करके बनाया है जिससे ट्रेनिंग भी बेस्ट। और 24 साल की उम्र में गांव के अंदर कौन सा यूथ है जिसके पास 20 लाख रुपए होंगे? कौन सा यूथ है जिसको एक नॉर्मल किसी ट्यूशन सेंटर से नहीं, बल्कि भारतीय सेना का उसके ऊपर छाप लगी हो, उसके ऊपर ठप्पा लगाओ? करोड़ों रुपए देकर भी कोई भी रईस व्यक्ति भारतीय सेना को नहीं बोल सकता कि हम मुझे अनुभव दिलवा दो, ऐसा जो इन अग्निवीरों को मिलने वाला है। सियाचिन हो, बर्फीले पहाड़ हो, समुद्र हो, रेगिस्तान हो, वहाँ पर अनुशासन के साथ कुछ मिशन को अकम्प्लिश करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। 4 साल में ट्रेनिंग मिलेगी भारतीय सेना से, उसके 20 लाख रुपए मिलेंगे टोटल, क्योंकि खाना पीना, इलाज वगैरह सब तो मुफ्त होता है। और उसमें से 25% को रखा जाएगा, और उसमें से जो वापस भी आते हैं उनके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। उसके बाद सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, आपके पुलिस फोर्सेस, स्टेट की पुलिस फोर्सेस, सब में आपके लिए वैकेंसीज हो जाएंगी, रिजर्वेशन हो जाएगी। वहाँ पर आपको कॉलेज का सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको लोन्स मिलेंगे एट प्रायोरिटी, आपको अलग अलग दूसरे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जॉब खुल रही हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़। 24 साल की उम्र में इतना सब कुछ किसके पास है आज?
और आप इसको पहला करियर मानिए ना कि 24 से आपका करियर शुरू होगा और 24 तक आपको भारतीय सेना ट्रेनिंग देगी। उससे अब इन सब से भारत को भी लाभ है, भारतीय सेना को भी लाभ है, समाज को भी लाभ है, उस यूथ को भी लाभ है। तो हर जगह लाभ ही लाभ है, लेकिन इनको कष्ट किसके पेट में हो रहा है? जिनको भारतीय सेना का ABCD नहीं पता, आज वो भड़काने में लगे हुए हैं। और मैं यूथ को बता दूं कि इन पॉलिटिशियंस के चक्कर में आकर आपका नाम कहीं दर्ज हो गया ना पुलिस रिपोर्ट में, तो सेना में ज्वाइनिंग से पहले सारा वेरिफिकेशन होता है, पुलिस में ज्वाइन करने से पहले वेरिफिकेशन होता है, आपका पूरा करियर चौपट हो जाएगा। ये तो अपने पूरे परिवार को कहीं ना कहीं मंत्री बना देंगे यहाँ पर तेलंगाना के अंदर, आप फंस जाओगे। तो इन चक्करों में मत आइए। आप ये देखिए ना, और ये बाकी सारे समाज के लिए मैं कहता हूं, आप देखिए कि अब से 20 साल आगे देखिए, एक देश का विजन 5 साल का होना चाहिए क्या? एक देश का विजन कम से कम नहीं तो 100-200 साल का होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं 20 साल आगे देखिए, 20 साल में जो अग्निवीर वापस भी आएंगे, वो अग्निवीर आप देखिए हर गांव के अंदर होंगे, एक अनुशासित, आर्मी से ट्रेंड, 24 साल की उम्र में 20 लाख रुपए और अपॉर्चुनिटीज खुली हुई, उनको देखकर और कितने सारे 10-15 घर तो उसके आसपास वो भी अनुशासित हो जाएंगे उसको देख के। ये भारत की ताकत हो जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये तो विदेश में चल जाता, भारत में नहीं चलता, उनको ये नहीं पता कि भारत के अंदर अधिकारियों के लिए ये पिछले 3-4 दशक से चल रहा है। ये अग्निवीर नाम अग्निवीर नहीं है, शॉर्ट सर्विस कमीशन अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, 5 साल का ऑफिसर्स के लिए कई दशकों से चल रहा है। और ऑफिसर्स के लिए तो उसमें रिटेंशन भी नहीं है, ये भी जो 25% रिटेंशन वो भी नहीं है। ये प्रूवन है, सफल है, और ये रिक्वायरमेंट है, आज की नीड है। भारतीय सेना ने 1980 से मांगे हुआ है। और अब आपको मैं बताता हूं कि टेक्नोलॉजी की तरफ से भी सेना और मजबूत हो जाएगी। बिकॉज जितना साधन अभी पेंशन्स में जा रहा है, वो सारा का सारा टेक्नोलॉजी में जाएगा। आज का युद्ध गुत्थम गुत्था की लड़ाई नहीं होती है, मीलों दूर से बैठकर मिसाइल्स लॉन्च करी जाती हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। भारतीय सेना बार बार कहती रहती है हमें आधुनिक हथियार चाहिए। 2014 से पहले एक भी आधुनिक हथियार नहीं आया 10 साल तक। सर, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताइए, क्या लेकर आ रहे हैं अभी? देखिए, ड्रोन अगले 10-15 साल के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पूरे दुनिया पे छाई रहेंगी। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। ड्रोन समय की बचत करता है, इकोनॉमिक है, साधन कम लगते हैं, और बहुत सारी जो नीड्स हैं, जैसे मेडिसिन हुआ, सर्वेज हुआ, डिफेंस पर्पस हुआ, रिमोट सेंसिंग हुई या रिमोट लॉन्चिंग हुई ऑफ प्रोजेक्टाइल, इन सब के अंदर फोटोग्राफी हुई, इन सब के अंदर ड्रोन्स का फ़ायदा है। तो प्रधानमंत्री जी ने, अब जैसे ये KCR बात करते हैं, जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस देश को आगे ले जाने के लिए, वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। ड्रोन्स के लिए पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर शुरू हो गई। मेरे ख्याल से 5 या 10 कंपनीज भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। नहीं तो ये सारी चीज़ें हम बाहर से खरीद रहे होते, और भारत बाहर से खरीदते, उसको डिफेंस में लगाते, तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन भी बाहर चला जाता। आज मोबाइल टेक्नोलॉजी 5G भारत में तैयार हो रही है, ताकि आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे देश के पास नहीं जाए। तो हर तरह से भारत को मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन ये पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, ये अपने परिवार को आगे बढ़ाने में फंसे हुए हैं। जो पिछले 8 साल में प्रॉमिस करा, जिस कारण से तेलंगाना बना, वो कारण तो अभी भी अधूरा है। तो इतने लोगों ने अपना बलिदान दिया, वो बर्बाद है। देखिए, शुरू में तो इन्होंने भ्रमित कर दिया सबको, बट अब एवरीबडी कैन सी थ्रू हिम, सो ही कैन कैरी ऑन अब्यूसिंग, यू वेलकम, बट उससे दाल नहीं गलने वाली। सर, आपका
जो प्रोफाइल है उसमें हमने देखा है एक मल्टी फेसेटेड प्रोफाइल है आपका। आप एक गांव से एक एकदम इनोसेंट लड़का जो निकला था, आज एमपी बना है, बीच में ओलंपिक्स हीरो बना, फिर आर्म फोर्सेस में गए आप, तो काफ़ी कुछ देखा है आपने इतनी कम उम्र में। कौन सा प्रोफाइल सबसे बेस्ट था? अभी ये प्रोफाइल को लेकर आप आगे चलकर देशवासियों के लिए क्या करना चाहोगे? सबसे पहले तो एक भगवान का आशीर्वाद है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे देखने को मिली एक ही जीवन में, और मैं अपने आप में हर नौजवान को देखता हूँ, या हर नौजवान में मैं अपने आप को देखता हूँ। तो जब मैं यूथ से बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये हमसे भी आगे जा सकते हैं, बस थोड़ा सा पुश चाहिए, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चाहिए, लेकिन कोई तो सोचे उनके लिए। मुझे तो यूथ में बहुत विश्वास है। आज उनकी उम्र में हम इतने अवेयर नहीं थे जितने वो अवेयर हैं, और उनकी उम्र में हमारे लिए इतने चुनौतियां भी नहीं थी जितनी चुनौतियां, चैलेंजेस उनके सामने हैं। दोनों चीज़ें हैं। आई लव द यूथ एंड वी विल ऑलवेज वर्क फॉर द यूथ। प्रधानमंत्री जी तो बार बार यूथ की बात करते हैं, मन की बात हो, कुछ भी एड्रेस हो, खिलाड़ियों को मैंने कितना बड़ा फ़र्क देखा। आपको एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम के उसमें भी एक वीडियो डाला था जो मैंने पार्लियामेंट में ये बात बोली, क्योंकि लोग क्या पास्ट नहीं देखते तो उनको कंपैरिजन नज़र नहीं आता। और मैं एक छोटा सा पास्ट बताता हूँ। 2004 में जब मैं ओलंपिक पदक जीत कर आया तो अकेला सिल्वर मेडल था पूरे भारत में, विच इज़ नॉट वेरी नाइस, बट अकेला था। लेकिन मुझे तो किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बुलाया जीतने के बाद। जीतने से पहले तो छोड़ो जीतने के बाद मुझे तो उस समय मनमोहन जी थे, मुझे तो नहीं बुलाया। और मुझे उस समय कुछ बुरा भी नहीं लगा, बिकॉज हमारी तो औकात ही नहीं होती थी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचने की। हुआ भी नथिंग। ना ही उस समय जो पार्टी पावर में थी, उनकी जो प्रेसिडेंट थी सोनिया गांधी जी, ना ही उन्होंने बुलाया। हमें बुरा भी नहीं लगा, हमारी औकात ही नहीं थी वहां तक जाने की। लेकिन आज ये प्यार है प्रधानमंत्री जी का यूथ की तरफ, और उनका इंटरेस्ट है। मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था तो मैं देखता था वो अपने कैंसिल कर देते थे बाकी प्रोग्राम अगर यूथ से मिलने का होता था। जाने से पहले उनसे बात करते हैं, हमसे पूछते हैं कि इनको सारे मिले या नहीं, कोचेस सब कुछ। उन्होंने एक बार कहा कि इनको आप ट्रेनिंग का पैसा दे रहे हैं, इनको ट्रैवलिंग का पैसा दे रहे हैं, आप सब कुछ दे रहे हैं, इनकी पॉकेट अलाउंस का क्या होगा? ये तो साधारण परिवार से आते हैं। कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री जी के लेवल पर। तब से शुरू करा हमने 50,000 पॉकेट अलाउंस देना हर महीने खिलाड़ियों को, एंड 50,000 इज़ अ गुड अमाउंट। बहुत से खिलाड़ियों ने मुझसे आके कहा कि सर थैंक यू सो मच, इस पैसे, अब ये पैसे जो मिल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, खेल रहे हो और खेलो। जाने से पहले पूछते हैं, पीठ थपथपाते हैं, अगर वहाँ हार रहे हों जीत रहे हों तो भी कॉल करते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि लाखों यूथ देख रहे हैं और उनके सामने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मैच चल रहा है ना उनके जीवन में, चाहे पढ़ाई में, इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं। तो वो कनेक्ट करते हैं कि मुझे भी हौसला रखना है, हार गया तो क्या हुआ, कल फिर जीतूंगा। तो प्रधानमंत्री जी उनकी पीठ थपथपाते हैं, कॉल करते हैं, और जब वापस आते हैं तो उनको मिलते हैं, व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। कितना बड़ा फर्क है। 2004 यूपीए की सरकार थी, 2014 भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आई थिंक वन स्मॉल एग्जाम्पल इज इनफ। सर स्पोर्ट्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आपकी आंखों में एक चमक आ गई थी, आप मतलब फील करके बोल रहे थे। तो अभी क्या लगता है आपको, काफ़ी लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं, काफ़ी यूथ आना चाहते हैं, तेलंगाना में भी काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनका फंड्स भी नहीं है कि आना चाहते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? स्पोर्ट्स हैज़ सर्टनली बिकम अ करियर। अब आप पूरा अपना करियर बना सकते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, और रिक्रिएशन में भी स्पोर्ट्स को बहुत इम्पोर्टेंस मिल रही है। बहुत से कॉरपोरेट जगत के लोग हैं जो सैटरडे संडेज़ को जाके खेलते हैं, कॉलोनीज़ के लोग इकट्ठा होकर खेलते हैं, बिकॉज जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, आपके खुशी एक होती है अंदर, और आपकी हेल्थ बेटर होती है, सब चीज़ें और सुधर जाती है, आपकी परफॉर्मेंस काम पर और सुधर जाती है। सो पीपल आर रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस। प्लस ये
कोरोना के समय जो वातावरण हुआ उससे भी लोगों में बहुत जागरूकता आई कि ये एक ही जीवन है, उसको अच्छी तरह जीना है। तो ये नहीं कि डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, इंजेक्शन लगा लेंगे, ऐसा नहीं। क्यों हो डायबिटीज़? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत की बात करी तब उन्होंने ये बात रखी कि बीमारियों के ऊपर ही हम इतना खर्चा कर देते हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, बार बार खर्चा होता है, खर्चा भी होता है और साथ साथ आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे डिप्लीट होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। तो आप 6-6.5 फुट के कैसे बनोगे अगर बचपन में आपको बार बार बीमारियां हो रही हैं, तो फिर देश मजबूत कैसे होगा? तो खेल की तरफ आज बहुत रुझान बढ़ रहा है, लोगों की लाइकिंग बहुत बढ़ रही है और बहुत अच्छी बात है। आइकॉन्स बन रहे हैं, बहुत सारे आइकॉन्स बन रहे हैं। आपके हैदराबाद में ही कितने सारे स्पोर्टिंग आइकॉन्स हैं और 50% तो यहीं से है। आपको गर्व होना चाहिए बहुत। हाँ, बहुत गर्व की बात है। और जो तेलंगाना के अंदर जो यूथ है उनकी मसल स्ट्रेंथ पाँव की बहुत अच्छी है, उनके अंदर जो स्पीड है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। सो मैं उनको देखता हूँ तो मुझे तो एक विश्वास है कि यहाँ दिस कैन बिकम अ स्पोर्टिंग पावर। बट इवन फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस सबको खेलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो फिट इंडिया जो बार बार याद दिलाया, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का याद दिलाया, तो वो सब एक लीडरशिप का रोल होता है। लीडर इज़ कि ये नहीं कि इलेक्शन हो गए तो काम खत्म हो गया, 5 साल बाद फिर इलेक्शन के लिए जाएंगे। योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे अभी हुआ है ना 2014 में, बट योगा तो बहुत पहले से था। क्यों किसी दूसरे प्रधानमंत्री ने नहीं करा? दैट मीन्स दैट दिस प्राइम मिनिस्टर्स हार्ट इज एट द राइट प्लेस। देश के प्रति उनका पूरा स्नेह है, पूरा समर्पण है उनका। वो जीते ही इसी देश के लिए हैं। तो और वो सिखाते भी हैं कि जियो, देश के लिए जियो। सो एक विश्वास की ज़रूरत है। तेलंगाना को प्रधानमंत्री मोदी जी में एक पूर्ण विश्वास की ज़रूरत है और इस कारण से तेलंगाना में 100% आने वाले चुनाव में बदलाव होगा। థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, నైస్ టాకింగ్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం. చూసారు కదా, యూత్లో ఒక అనుశాసన రావాలి, యూత్లో ఒక డిసిప్లిన్ రావాలి, ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ మన యూతే అంటున్నారు. రాజ్యవర్ధన్ సింగ్ రాథోడ్. కెమెరా పర్సన్ సురేష్తో తరుణ, ఎన్టీవీ హైదరాబాద్.